हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की जो यूनिट सेकंड चल रही थी उसी को ही आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो पिछले कुछ लेक्चर से हमारी यूनिट चल रही है, तो उसमें इंपॉर्टेंट दो टॉपिक रह गए हैं। जो एक तो आज हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ बीम, और एक इसमें रह गया कैंटिलीवर। ठीक है, तो मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज वाला हम टॉपिक करते हैं। कल हमने क्या किया था, टॉरिजन ऑफ अ सिलेंडर, वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से कीजिएगा। अभी हम आज वाला करते हैं जिसका नाम है बेंडिंग ऑफ अ बीम एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो हिंदी में इसको बोलते हैं, बीम का मतलब होता है कोई रोड या फिर दंड। तो किसी दंड का बैंड होना, बैंड को बोलते हैं बंकर। तो किसी बीम का या फिर कोई रोड है उसका बैंड होना, और उसमें फिर बैंड होने से उसमें क्या चेंज आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट उसमें प्रोड्यूस होगा। जैसे कल हमने करा था टॉरिजन ऑफ अ सिलेंडर, कि सिलेंडर को जैसे ही हमने ट्विस्ट कराया तो उसमें क्या टॉरिजन या फिर इंटर प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने कैलकुलेट करा था एंड में। तो वैसे ही हम आज करेंगे कि हम क्या करेंगे, कोई एक बीम लेंगे। बीम का मतलब कोई एक दंड होती है, ठीक है, उसको आप बीम बोलो, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो उस बीम को हम बेंड करेंगे, तो बेंड करने से उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसी को क्या बोलेंगे, बंकन आवरण या फिर बेंडिंग मूवमेंट। तो बीम कैसे लेते हैं उसकी भी एक प्रॉपर्टी है। तो बीम की एक प्रॉपर्टी क्या है, हम मान लो ये कोई एक रोड है, ठीक है, इस रोड को हम बीम बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये इसकी लेंथ है, जब ये जो बीम है उसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ के कंपैरिजन में, इसकी मोटाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हम ऐसी बीम लेंगे, उसी को ही हम बीम बोलेंगे। यानी कि अगर बीम देखें बेसिकली, जिसमें हमें क्या करना है, बेंड, यानी कि उसको मोड़ना है, बंकर प्रोड्यूस कराना है। बेंड का मतलब यही होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें कि उसको मोड़ देना, ट्विस्ट करना। तो बीम ऐसे ली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है कि जो दंड होता है वो कैसा होता है कि उसकी लेंथ जो है वो बीम की मोटाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। इस तरीके का केस हो। ऐसा लेने का रीज़न क्या है, अगर हम बीम ऐसे लेंगे जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटी है, तो उस केस में क्या, हम उसको ट्विस्ट करेंगे। जैसे ही ट्विस्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता है कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर थी जिसकी ये लेंथ बहुत ज़्यादा थी, उस पर जैसे ही कोई फोर्स लगा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ उसमें शीयरिंग प्रोड्यूस हो रही थी, शीयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि अपरूपण विकृति प्रोड्यूस हो रहा था। तो ऐसा लेने का रीजन ये है कि उसमें क्या है, अपरूपण विकृति जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो बीम की एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी है कि बीम क्या है, एक ऐसा बीम होता है जिसमें क्या है, एक ऐसी छड़ होती है जिसकी मोटाई क्या है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, या फिर लेंथ मोटाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लेने का रीज़न क्या है कि जब हम फोर्स लगाएं, उसको बेंड करें, तो उसके बीच में क्या है, जो ये शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, यानी कि उसकी शेप में चेंज कम आए। तो हम इस तरीके का, या फिर इसको हम क्या करते हैं, एक टाइप से नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा केस लिखते हैं। तो ये तो थी बीम की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कि ये बीम होता क्या है। ये बीम क्या होता है, मान लो कोई इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर है, यही मान लो। तो ये जो बीम होती है, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर्स में, इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी प्लेट्स रखी होती हैं टाइप से, यानी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तो यूं ऐसे लेयर्स के बीच में इसके ऊपर प्लेट प्लेस करी जाती है इस रोड पे, और उससे क्या उन सबको मिला के ही एक बीम बनता है। अब अगर मैं एक देखूं, ये एक प्लेट, उसको मैं शो कर रही हूँ 3D स्ट्रक्चर की तरह अगर मैं बनाऊं, 3D तो मेरे से नहीं बन रही है, इसी पे तो देखो ये जो था ये ऐसी होती है। मैं एक वाली प्लेट को उठा रही हूँ, ये एक प्लेट, हर प्लेट के अंदर ऐसे पैरेलल में फाइबर्स लगे होते हैं, यानी कि हर एक प्लेट में इस तरीके से कुछ तंतु लगे होते हैं यूं पैरेलल। एक प्लेट जो है, एक लेयर ऐसी है, हमें ऊपर से तो यूं दिखाई देगी कि ये एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखी हुई है, लेकिन हर एक लेयर के अंदर क्या है, यूं ये पैरेलल है। इस तरीके से पैरेलल में लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कुछ फाइबर रखे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं,
समांतर अनुदैर्ध्य तंतु या फिर पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। तो ये जो है वो बीम की स्ट्रक्चर है कि बीम किस टाइप की होती है कि एक के ऊपर एक प्लेट्स लेयर की फॉर्म में रखे होते हैं और सब मिलके एक बीम बनाते हैं। और अगर मैं एक लेयर की बात करूं या एक प्लेट की बात करूं वो कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि हर एक जो प्लेट है उसके अंदर भी इस तरीके से कुछ पैरेलल फाइबर्स लगे होते हैं। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी। अभी हमें देखना है कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, या फिर हम जब इसको बेंड करते हैं तो वो तब क्या होता है। इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ। तो देखो क्या होता है, अगर हम बेसिक देखें इस बीम को तो ये कुछ इस तरीके की होती है। तो देखो ये मान लो इस तरीके की कोई बीम है, यूं इस शेप की, ठीक है। ये कोई बीम पड़ी है, इस बीम के ऊपर हम क्या करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स कैसे अप्लाई कराया, जैसे मान लो ये कोई बीम है, ठीक है। इसको इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से अगर इसमें ट्विस्ट करें, अब ये तो बहुत हार्ड सी चीज है तो ये तो ट्विस्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, यानी कि दोनों साइड से आप इसको क्या फोर्स लगा के मोड़ सको। जब आप दोनों साइड से, यानी कि यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही फोर्स लगा के इसको ट्विस्ट करेंगे, तो अगर ये कुछ इलास्टिक मटेरियल होता तो इसको ट्विस्ट करने से क्या ये थोड़ा सा मुड़ जाता, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती, यानी कि अगर मैं बेसिक देखूं स्ट्रक्चर तो वो कैसी हो जाती, तो वो स्ट्रक्चर थोड़ी सी मुड़ने से यूं हो जाती है कुछ। इस तरीके से ऊपर से थोड़ी सी यूं कर्वेचर में आ जाती, नीचे से भी थोड़ी सी यूं बैंड होती और यूं एक टाइप से वो सीधे वाला बीम यूं बैंड हो जाता। तो देखो जैसे ही ये बैंड होता है तो इसमें क्या होता है कि बीम हमारे पास था तो पहले इस शेप का, लेंथ इसकी जितनी है लेंथ को कम मत मानना, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लाइन में ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इस बीम को बेंड करते हैं तो ये जो सरफेस थी ऊपर वाली सरफेस, वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन उसी में प्रोड्यूस होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ये क्या एक टाइप से इसकी लेंथ क्या बढ़ जाती है, या इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, तनन हो जाता है। तनन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खींच जाना, एक्सपेंड हो जाना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही इसके ऊपर ये फोर्स लगाया तो ये जो ऊपर वाली लेयर थी उसका लेंथ तो सबसे ज्यादा बढ़ गया, फिर उसके नीचे वाली लेयर पे आएंगे उसका उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, फिर जैसे जैसे मान लो यूं मैं लेयर्स एक बार ऐसे शो कर दूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं लेंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी घटती जा रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको मैंने ये वाला मैंने लिया, उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, उसको बोलते हैं उदासीन तल, न्यूट्रल प्लेन। क्या सिचुएशन आई है कि लेंथ जो है इधर क्या है, ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, जैसे जैसे नीचे आए हर एक प्लेन की लेंथ तो चेंज हो रही है, इसकी लेंथ चेंज हुई, इसकी लेंथ चेंज हुई, लेकिन लेंथ चेंज होते होते एक टाइम ऐसा आया जब लेंथ में चेंज नहीं आया, यानी कि ना तो इसमें कोई संकुचन प्रोड्यूस हुआ, ये वाली जो फाइबर थी, चेंज क्या होगा कि जो उसके अंदर फाइबर्स थे ना हर एक लेयर में उनकी लेंथ बदलेगी, ठीक है। तो इस वाले की ना तो कोई लेंथ चेंज हुई है, ना तो इसकी लेंथ बढ़ी है ना ही घटी है, मतलब जितनी थी फाइबर की लेंथ पहले उतनी की उतनी रहेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन तल या फिर न्यूट्रल प्लेन। यानी कि उसके बाद देखो क्या हुआ, अगर मैं सबसे नीचे वाली देखूं प्लेन, ये वाली, जैसे ही फोर्स लगाया तो इस स्ट्रक्चर से मुझे पता चल रहा है जैसे ही हम बेंड करेंगे तो ये अंदर की ओर ट्विस्ट होने से नीचे वाले की लेंथ क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा कम होगी। यानी कि अगर मैं इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की ओर आ रही हूँ तब मैं क्या देख रही हूँ, लेंथ जो है वो धीरे धीरे क्या घटती जा रही है, यानी कि सबसे लोअर प्लेन की लेंथ सबसे कम होगी और सबसे ऊपर वाले प्लेन की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और इसके बीच में एक ऐसा प्लेन आएगा जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्लेन, या फिर ऐसा प्लेन होगा जिसमें क्या है, न्यूट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं, जिसमें ना तो एक्सपेंशन हुआ, ना ही तो तनन हुआ और ना ही संकुचन हुआ। ये सब आपको थ्योरी में लिख के आना है, यूं मत सोचना ये मैंने वैसे ही बना दिया, हाँ बस ये लेयर्स चाहे मत शो कर देना, ठीक है, ये चीज शो कर देना कि इस तरीके से इसमें ये प्रोड्यूस हो रहा है।
तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसको मैंने यूं बना दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया तो इस तरीके से आ रहा है, सबसे ऊपर वाले पे सबसे ज्यादा एक टाइप से फोर्स का इफेक्ट हुआ, फिर उससे कम वाली लेयर पे उस पे कम, उससे कम लेयर वाली इस वाली लेयर पे आए तो यहाँ पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे भी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। इस तरीके से मैं ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही हूँ, फोर्स को शो कर रही हूँ, जिस ये एरो क्या दिखा रहा है, जितना लंबी लाइन है उतना ही ज्यादा फोर्स को दिखाई दे रहा है। अब ये तो क्या रही, एक्सपैंड हो रही थी, टनल प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैंने बाहर की ओर लगाया कि लेंथ खींची जाती है। फिर इसमें देखो क्या हो रहा है, नीचे वाली लेयर की लेंथ सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई, वो सबसे ज्यादा कम हुई। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस की ओर या न्यूट्रल प्लेन की ओर, तो फोर्स क्या घटता जा रहा है, और इस न्यूट्रल प्लेन पे फोर्स क्या है, एकदम कम हो चुका है, यानी कि जीरो हो चुका है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वैसे ही मैंने इस पे शो कर दिया, ठीक है। ये लाइन शो करिए, जो लंबी लाइन है वो ज्यादा फोर्स लगा है और जिस पे कम छोटा है वो कम फोर्स लगा है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या एक फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है, जिसको मैंने यूं शो कर दिया। अब मैंने क्या मान लिया कि ये थोड़ी सी कर्व की स्ट्रक्चर बनी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से क्या, अगर ये सिमेट्री में है तो इसके इस साइड कोई इसका सेंटर भी होगा O, और मैंने मान लिया कि ये न्यूट्रल प्लेन पे कोई PQ पॉइंट बने हैं, ठीक है। और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, और ये जो PQ है या OP है वो R है, लेंथ, कर्वेचर बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये कर्व की शेप में बन रही है तो इस आर को क्या बोलेंगे, कर्वेचर की रेडियस, वक्रता त्रिज्या। तो मैंने अभी क्या अज्यूम किया, मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यानी कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा, तो देखो मैटर है तो ऐसे ही यहाँ पे पदार्थ लिया जाता है जिसमें क्या हो, किस चीज की प्रॉपर्टी हो, इलास्टिसिटी हो। तो अगर इलास्टिसिटी है तो हम जैसे ही इसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाने से इसमें क्या हो जाएगा, एक टाइप से आप बोल सकते हो कि रिएक्शन में उसका अपोज करने के लिए या फिर उसको साम्यावस्था में लाने के लिए इसमें क्या एक प्रत्यानयन बल प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या करेगा, वापस से इसको इसकी इसी पोजीशन पे लेके आएगा। अब थीटा से शिफ्ट दिखा रही हूँ मैं, तो हम क्या, ये देखो ये थोड़ी सी लेयर्स जो है वो चेंज ही होगी, थोड़ा सा बेंड होगा, तो कुछ एंगुलर सा चेंज आ रहा है, लीनियर तो नहीं है, तो हम टॉर्क निकालेंगे और इसमें क्या है, बेंडिंग मोमेंट को G से शो करते हैं, उसका एंड में हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि PQ जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर कोई दो पॉइंट पड़े हैं, P और Q, वो उसकी जो है वो अगर ये सिमेट्री में है, सिमेट्री नहीं है, कर्वेचर कर्व की शेप में बन रहा है, तो इससे मैंने क्या मान लिया कि इसका सेंटर O है, ठीक है। तो अब मैं इसी ये जो न्यूट्रल प्लेन है इसके ऊपर कोई दूसरा प्लेन अज्यूम करती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये प्लेन कैसा अज्यूम किया है, जो कि क्या इस वाले से जेड डिस्टेंस पे बढ़ा है, प्लेन मैंने अज्यूम किया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये वाला जो है, इस तरीके से मैं शो कर रही हूँ, ये तो कोई पॉइंट P डैश है और ये क्या कोई पॉइंट Q डैश है। अगर फोर्स लगा हुआ है तब इस शेप में, अगर फोर्स ना लगाओ तो वो यूं बनेगा। ये मैंने मान लिया कि ये वाला जो है न्यूट्रल प्लेन है, इसको मैं NP लिख दिया, न्यूट्रल सरफेस या फिर न्यूट्रल प्लेन है। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं इस तरीके से कोई P और Q पॉइंट ले रही हूँ, मान लो, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा ही बना देती हूँ, इस तरीके, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ये वाला डायग्राम बना रही हूँ, इसको मत बना देना। ये तो मैंने मान लिया कि ये तो वो है उदासीन तल, अगर फोर्स नहीं लगाया तो अब सारे प्लेन से कैसे थे, पैरेलल थे, एक जैसे ही है। अब पैरेलल नहीं है, अब देखो थोड़ी सी इसमें चेंज आ रहा है, कुछ कर्वेचर से बन रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है P और Q। अब इसके ऊपर जेड डिस्टेंस में मैंने कोई दूसरा लिया था, तो Q डैश और P डैश पॉइंट इधर लिया। तो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, अगर फोर्स नहीं लगाया तो इसमें क्या बैंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। बैंड का मतलब क्या, ट्विस्ट होना या मुड़ना। बैंड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने बंकन से पहले देखूं तो जो यहाँ पे चेंज जो है वो जीरो, एक टाइप से स्ट्रेन देख लूं मैं, विकृति देखूं तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन इधर प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा बताने का रीजन भी है, वो जब हम डेरिवेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल आप देख, ये याद रखना यहाँ पे कि अगर मैंने कुछ ट्विस्ट नहीं करा, बंकर नहीं इसमें प्रोड्यूस कराया, तो उस केस में इस PQ पे भी और PQ डैश पे भी विकृति कैसी है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसको अपने देखेंगे जब हम डेरिवेशन शुरू करेंगे तभी। तो इस वाली चीज को मैं एक बार रब करी और ये एग्जाम में भी मत बना के आना, ठीक है। तो ये इस तरीके का था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब इसमें क्या, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो उस फोर्स का अपोज करने के लिए विरूपक जो बल मैंने लगाया, कपल ऑफ फोर्स लगाया, कपल लगा रही हूँ, तो इसमें क्या
प्रत्यानयन बल प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे चेंज एक टाइप से इनकी लेंथ में हो रहा है सारे फाइबर्स की, तो हम किसका यूज करेंगे, अगर लेंथ में चेंज होता है तो हम अनुदैर्ध्य विकृति को देखते हैं, और अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल से अगर हम मॉड्यूलस देखें कि इलास्टिसिटी का कौन सा मॉड्यूलस आता है, तो वो कौन सा आता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो मुझे देखो क्या पता है कि अगर ये वाली जो चीज है एक टाइप से ये आर्क ऐसा कुछ बन रहा है इस तरीके का, जिसमें ये वाली चीज क्या आर्क होती है। कल वाले लेक्चर में मैंने आर्क को हिंदी में जीवा लिख दिया था, शायद आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आर्क एंगल बन रहा है, आर डिस्टेंस या रेडियस मेरे पास पड़ी है, ऐसा कुछ बनता है। तो मुझे पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क ओवर में रेडियस होता है। तो मैं क्या करती हूँ, आर्क निकाल लेती हूँ पी क्यू। पी क्यू आर्क मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये पोजीशन ले रही हूँ कि बंकर नहीं हो रहा, बेंडिंग जो है बेंड नहीं हो रहा। अगर बेंड नहीं हो रहा तो पी क्यू पे जो आर्क होगा इस तरीके से आर्क बन जाएंगे। एक टाइप से ये वाली जो लाइन होगी ये स्ट्रेट ही होगी, ये इस तरीके से कब हुई, जब हमने क्या कर दिया, इसको फोर्स लगाया, तब ये लाइन टेढ़ी हुई थी। वैसे तो ये सारे पैरेलल थे, तो पी क्यू और पी डैश क्यू डैश पॉइंट भी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब बंकन से पहले अगर मैं देखूं तो बंकन से पहले जो अगर मैं आर्क को देखूं पी क्यू को, वो पी डैश क्यू डैश के इक्वल ही आएगा, जो कि कितना आएगा, यहाँ से देखो ये मेरे पास क्या डिस्टेंस है, बंकन से पहले तो मुझे ये डिस्टेंस को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कितना आएगा, पी क्यू पे कितनी वैल्यू आएगी, आर थीटा की, तो वही वैल्यू इस पे आ जाएगी, क्योंकि क्या इस टाइम में ये दोनों पैरेलल है। जितनी डिस्टेंस पी क्यू के बीच में उतनी ही पी डैश क्यू डैश के बीच में है। जब पी क्यू की वैल्यू मेरे पास आर थीटा आ रही है और मैं बैंड नहीं प्रोड्यूस करा रही हूँ, तो उस केस में पैरेलल होने के कारण और सेम लेंथ पे होने के कारण क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश भी आर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स लगा के उसमें बेंडिंग करवा रही हूँ या उसको बेंड करवा रही हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश की मैं वैल्यू देखूँ तो वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है। थोड़ी सी ट्विस्ट होने से ये लेंथ जो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पी डैश क्यू डैश के इक्वल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो इक्वल नहीं रह रहा तो मुझे पी डैश क्यू डैश की एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पी डैश क्यू डैश पे भी मुझे आर्क ओवर में रेडियस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वहां से मुझे क्या पता चलेगा, अब रेडियस यहाँ के लिए तो आर है, लेकिन अगर मैं पी डैश आ रही हूँ तो मुझे कितनी चाहिए, आर प्लस जेड। चलो यहाँ पे लिख रही हूँ, आर्क ओवर में रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल, एंगल तो थीटा है, आर्क मेरे पास क्या पड़ा है, पी डैश क्यू डैश। तो रेडियस कितनी हो गई, आर तो यहाँ तक है, प्लस आर प्लस जेड, जेड भी जुड़ चुकी है। तो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आर प्लस जेड इंटू थीटा। ये चीज आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगी कि मैंने बंकन से पहले जो है वो पी क्यू को पी डैश क्यू डैश के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि अगर बंकन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस केस में सारी प्लेट्स जो थी, सारी लेयर्स कैसी थी, पैरेलल थी। अगर वो पैरेलल है तो उनकी लेंथ भी सेम है, लेंथ सेम होने से क्या है, उनमें जो इस टाइप से स्ट्रेन प्रोड्यूस ही नहीं हुई, विकृति नहीं प्रोड्यूस हुई। तो पी क्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पी डैश क्यू डैश के इक्वल होने के कारण पी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड करा। यहाँ पे अगर इस केस में तो देखो बंकन करवाने पर भी पी क्यू तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, तो यहाँ से चाहे उधर से निकाल लो चाहे पी क्यू की वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों केसेस में, आर इंटू थीटा। तो पी डैश क्यू डैश भी आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे पता है कि जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ होती है। तो लेंथ में चेंज मेरे पास कितना आया है, मैं उसको एक बार डेल्टा है या फिर हिंदी में ही लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो वो कितना प्रोड्यूस हुआ मेरे पास, आर प्लस जेड इंटू थीटा माइनस आर थीटा। ये कर सकते हैं, यानी कि अगर हम फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तब कितना चेंज आया, माइनस फोर्स ना अप्लाई करने पर कितना चेंज आया, उसको अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास चेंज निकल आएगा, कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, जेड थीटा। आर थीटा से आर थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, जेड थीटा। तो मेरे पास क्या है, ये तो आ चुका है कि चेंज इन लेंथ एक टाइप से, ठीक है, ये तो हुआ चेंज इन लेंथ। और मुझे एक्चुअल लेंथ क्या पता है, वो कितनी है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ लिखो, लॉन्गिट्यूड
में कितना चेंज आ रहा है। और एक्चुअल लेंथ मुझे पता है वो कितनी आ रही थी, आर थीटा ही थी। एक्चुअल लेंथ क्या लेते हैं जब फोर्स नहीं लगा रखा। तो अगर इस केस में मैं अनुदैर्ध्य विकृति यानी फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखूं तो वो क्या आएगा, वो होता क्या है, चेंज इन लेंथ, मैंने डालर लिख दिया ओवर में एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ मुझे पता है बंकन से पहले जितनी थी आर थीटा उतनी आएगी, और चेंज कितना हो रहा है लेंथ में, जेड थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड ओवर में आर। इनको दे देना कोई इक्वेशन, इसको दे दो फर्स्ट सेकंड, यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको दे दो कोई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब मेरे पास अनुदैर्ध्य विकृति आ चुकी है। अनुदैर्ध्य विकृति आई तो मुझे क्या निकालना है, एंड में जैसे हमने टॉरोजन ऑफ सिलेंडर में फोर्स निकाला था और फोर्स से हमने क्या कर दिया था, टॉर्क निकाल लिया था, वैसे ही अभी करेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति आई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यूज कर सकती हूँ। मुझे पता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ओवर में अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। मैंने अनुदैर्ध्य लिखा नहीं है, वो है इसके अंदर y है, तो आपको समझ आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं स्ट्रेस अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकाल लूँ, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया, तो वो कितना आएगा, y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। अब इक्वेशन थर्ड से मेरे पास अनुदैर्ध्य विकृति की वैल्यू पड़ी है, वो कितनी है, z ओवर में r। तो y इंटू जेड ओवर में r मेरे पास क्या निकल आया, स्ट्रेस निकल आई कि प्रतिबल कितना आया। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। मुझे पता है कि स्ट्रेस होता क्या है, प्रतिबल क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया, यही होता है। तो मुझे एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, ये जो है यहाँ पे डॉट लगा दो, ये एक्स लग रहा है, ठीक है। तो मेरे एरिया का मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। अब फोर्स से मैं टॉर्क निकाल सकती हूँ, और एंड में हमें बस इतना ही चाहिए था कि टॉर्क निकल आता, तो फिर वहां से हम ऑटोमेटिक अपना जो बेंडिंग मोमेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो फोर्स मुझे चाहिए। अब देखो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पी क्यू पार्ट पे लिख ले रही हूँ, पी डैश क्यू डैश पे। पूरे का निकालना हो तो मुझे कुछ ना कुछ समीशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसी लेयर पे कोई एक एरिया का एलिमेंट कंसीडर कर लूंगी, जिसका एरिया मैंने मान लिया डेल्टा ए। मैंने कंसीडर करा कि कुछ क्षेत्रफल 5 ले रही हूँ, जिसका मैंने एरिया डेल्टा ए ले दिया। फिर मुझे तो ये तो सिर्फ एक एलिमेंट का होगा, पूरे का निकालना तो मैं क्या कर दूंगी, सबमिशन करके टोटल का निकाल दूंगी। तो हमने क्या ले लिया, कोई एरिया एलिमेंट लिया, तो वहां से मैं फोर्स निकाल सकती हूँ। फोर्स कितना हो जाएगा, वाई जेड आर इंटू डेल्टा ए, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया होता है। एरिया मैंने ले दिया डेल्टा ए। अब अगर मैं टोटल फोर्स लगा रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीशन ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हुआ फोर्स, फिर मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना। जैसे अगर टॉरोजन ऑफ सिलेंडर में हमने देखा था कि बेंड करा रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगुलर सा चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बेंड करवा रहे हैं, इसकी शेप चेंज हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि वो क्या होता है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। अब फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जेड। तो मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई करा देती हूँ टॉर्क के लिए, समीशन ऑफ वाई ओवर में आर इंटू जेड डेल्टा ए का मैं जेड के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास बल आघूर्ण निकल आएगा। तो वो टॉर्क कितना आया, समीशन ऑफ वाई ओवर में आर जेड स्क्वायर डेल्टा ए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, टॉर्क को, वाई कांस्टेंट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आर क्या है, जो रेडियस है कर्वेचर की, वो भी कांस्टेंट। फिर कोई मैंने एरिया एलिमेंट लिया था, मैं इसको इस टाइप से लिख रही हूँ, समीशन को क्या लिख देती हूँ, जेड स्क्वायर डेल्टा ए, क्योंकि हमने एरिया का एलिमेंट लिया था उसका समीशन, और जेड हमने कुछ डिस्टेंस पे लिया था उसका समीशन लगा दो, तब भी मेरे पास टोटल टॉर्क निकल आएगा। तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू होती है इसकी एक स्पेशल टर्म है, इसको बोलते हैं आई जी, इसको बोलते हैं ज्यामिति जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश
इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग रोड्स के लिए अलग अलग टाइप की होती है, तो वो देखेंगे क्या होती है। तो ये वाली जो टर्म है इसको एक स्पेशल बोलते हैं नाम। ये जो है तो ये एक टाइप से जेड स्क्वायर इंटू ए डेल ए क्या है, एरिया जेड डिस्टेंस है। अब मैंने इसको जड़त्व आघूर्ण क्यों देख दिया नाम। देखो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। अगर मैं सिंपल देखो तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये वाली जो टर्म थी इसमें क्या देखा गया, बस मास को किससे चेंज कर दिया, एरिया से। जब मास को एरिया से शिफ्ट कर देते हैं या उसे बदल देते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट आता है एक टाइप से, या जो टर्म आती है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया है, उसको क्या बोलते हैं, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। तो अगर जो ज्यामिति है वो अलग अलग शेप की हो, अगर आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो उस केस में इस IG की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है BD का क्यूब ओवर में 12। ठीक है। BD विड्थ और इसमें क्या है, इसकी डेप्थ है। ठीक है। और अगर सर्कुलर हो, अगर वृत्ताकार हो, तो उस केस में IG की वैल्यू होती है पाई R की पावर 4 ओवर में 4। तो अलग अलग ज्योमेट्री के लिए इन IGs जो है ज्योमेट्रिकल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनकी वैल्यू क्या चेंज आती है। तो ये आपको बस डायरेक्ट याद करनी होगी ये वाली वैल्यू। तो देखो मैंने क्या बोला, हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। जैसे ही हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स विरूपक बल लगाया, उसका कपल जब हमने लगाया तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, कपल ऑफ दो साइड से लगाया तो कपल ऑफ क्या प्रोड्यूस हुआ, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। अब वो हमने किस फॉर्म में निकाला, टॉर्क की फॉर्म में। यानी कि इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, बल आघूर्ण का युग्म प्रोड्यूस हुआ। अब अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट पे देख रही हूँ, वो तो सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक एरिया एलिमेंट का था। अगर मैं पूरी का देखूं तो मुझे उसके लिए समीशन लेना पड़ेगा। और जब हम पूरी स्ट्रक्चर का देख लेते हैं बल आघूर्ण, तो उस केस में वो जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, इसके बेंड होने से जो इसमें मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, जो आघूर्ण प्रोड्यूस हुआ, जो चेंज प्रोड्यूस हुआ, उसके इक्वल होता है, जिसको हम G से शो करते हैं। तो G की वैल्यू अगर मैं देखूं, बेंडिंग मोमेंट है क्या, कि जो हमने फोर्स लगाया था उसके कारण स्ट्रक्चर में, बीम में जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो G की वैल्यू क्या होती है, जो हमने टॉर्क का समीशन ले दिया वही होता है। तो ये क्या होगा, Y ओवर में R समीशन ऑफ जेड स्क्वायर डेल्टा ए। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, Y ओवर में R इंटू IG। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट, बंकर आघूर्ण। तो अगर मैंने बोला था IG की वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग है, तो अगर मैं आयताकार रोड ले रही हूँ तो उसकी क्या हो जाएगी, BD क्यूब ओवर में 12। तो उसके लिए अगर G देखेंगे तो क्या होगा, Y ओवर में R इंटू BD क्यूब ओवर में 12, यही हो जाएगा। और अगर हम सर्कुलर ले रहे हैं तो उसके लिए IG क्या हो जाएगा, पाई R की पावर 4 ओवर में 4। तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, Y ओवर में R इंटू पाई R की पावर 4 ओवर में 4। तो ये बेंडिंग मोमेंट का है फॉर्मूला। तो देखो बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमने बीम लिया है उसकी जो बीम जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल, मतलब प्रॉपर्टी जो मैंने शुरू में बीम की डेफिनेशन बोली थी, कैसी बोली थी कि जो बीम है उसकी लेंथ क्या है, उस बीम की विड्थ के कंपैरिजन में या मोटाई के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐसा लेने का रीज़न क्या बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो नेग्लिजिबल प्रोड्यूस हो। देखो प्रोड्यूस तो होगी अगर हम उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या लेते हैं हम, बीम का जो वेट है उसको क्या है, नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसका वेट बहुत कम होना चाहिए। अगर बीम का वेट बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या फोर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा बीम का वेट होने से रिस्टोरिंग फोर्स और जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उनकी वैल्यूज भी चेंज होती है। और दूसरा इसमें फैक्टर, इस खुद बीम के कारण भी कुछ ना कुछ चेंजेस जो प्रोड्यूस होने हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो बीम का वेट भी कम होना चाहिए, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो लेंथ है वो विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये था बेंडिंग ऑफ बीम एंड बेंडिंग मोमेंट। तो देखो बेंडिंग ऑफ बीम और बेंडिंग मोमेंट को मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बीम क्या था, एक ऐसी
रोड ली है जिसकी लेंथ जो है वो मोटाई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, ताकि शेयरिंग स्ट्रेन या फिर अपरूपण विकृति जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो सके या फिर नेग्लिजिबल हो। तो उसके लिए हमने एक बीम ली, उसके ऊपर जैसे ही हमने फोर्स का कपल ऑफ फोर्स अप्लाई कराया, तो फोर्स अप्लाई कराने से एक एक्सेस तो न्यूट्रल सरफेस ऐसी मिली जिसके ऊपर की ओर अगर हम जाए तो वहां पे क्या है, ये देखो, अगर मैं इस बीम के ऊपर की ओर लेंथ ऊपर की ओर जा रही हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये जितनी भी लेयर्स थी, लेयर से मिलकर बना हुआ है हर एक बीम, और हर एक लेयर के बीच में क्या था, फाइबर लॉन्गिट्यूडिनल थे, यानी कि कुछ तंतुओं से मिलकर बना हुआ था। और ध्यान रखना कि जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो जो प्लेट जो है, इस तरीके की एक प्लेट थी, उसमें जो फाइबर्स हैं उनकी लेंथ चेंज होती है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके ऊपर की ओर मूव करने पे ये जो फाइबर्स थे उनकी लेंथ बढ़ रही थी, और सबसे लास्ट वाले की लेंथ सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब फोर्स का इफेक्ट किसी सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके कारण ये वाली क्या थी, इसके ऊपर चेंज नेग्लिजिबल हो गया। फिर जैसे ही इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की ओर आ रहे हैं, न्यूट्रल प्लेन के, तब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाली सरफेस थी वो सबसे ज़्यादा बेंड हुई, सबसे ज़्यादा बेंड हुई, यानी कि इसको इस तरीके से फोर्स लगाने से ये जो नीचे वाला एक्सिस था उसकी लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक की कम हुई, यानी कि नीचे की ओर जाने पे लेंथ जो है घटती जा रही है, यानी कि इसके नीचे लेंथ थोड़ी सी कम, फिर उससे कम और लास्ट तक बिल्कुल ही कम हो गई। तो देखो, अगर इस तरीके से इसमें चेंज एक टाइप से देखें तो किसका हो रहा था, लेंथ का चेंज हो रहा था फाइबर ऑप्टिक के। तो लेंथ का चेंज होने के कारण ही हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक से इसमें क्या देखा, जो चेंज प्रोड्यूस हुआ, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यूज करा। अब इसमें एक टर्म आई थी, वो क्या थी, बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से स्ट्रक्चर में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है बेंड होने के कारण, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। अब ये वाली चीज आपको कंफर्म हो चुकी होगी, ये चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये वाला स्टेप आपको समझ नहीं आया तो इस डेरिवेशन को आगे करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये स्टेप आपको पता चल गया होगा कि इनिशियली जब हमने फोर्स नहीं लगाया, बैंड प्रोड्यूस नहीं कराया, तब पी क्यू और पी डैश क्यू डैश की लेंथ जो थी सेम थी, इसीलिए मैंने पी क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ आर्क ओवर में रेडियस से एंगल की, तो वो आर थीटा आ रही है। देखो कैसे, मैं इसको ले रही हूँ ओ पी क्यू थीटा और आर। तो यहाँ पे जब मैंने आर्क ओवर में रेडियस वाला फॉर्मूला लगाया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क पी क्यू ओवर में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ रही है आर थीटा। तो बंकन से पहले वो पी डैश क्यू डैश के भी इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही हम बैंड प्रोड्यूस कराएंगे तो इसके फाइबर ऑप्टिक कहाँ से आ गया, इस फाइबर के ट्विस्ट होने से क्या हो जाएगा, जेट डिस्टेंस और ऐड हो गई, क्योंकि लेंथ जो है अब चेंज हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो मैंने क्या कर दिया, आर प्लस जेड करा, जिससे मैंने क्या कर दिया, लेंथ में जो चेंज हुआ वो प्रोड्यूस कराया, वो कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू जेड आर है। तो मुझे एक्चुअल लेंथ पता है वो आर थीटा थी, और मुझे शिफ्ट पता चल गया, यानी कि विकृति कितनी प्रोड्यूस हुई है, लेंथ में कितना चेंज हुआ है, वो कितना था, जेड आर। तो उनका रेशियो मेरे पास, वहां से मेरे पास क्या हुआ, अनुदैर्ध्य विकृति आई, उस विकृति से मैंने क्या कर दिया, प्रतिबल काउंट किया। प्रतिबल मुझे पता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो उनका जब मल्टीप्लाई कराया तो मैंने वहां से एरिया का मल्टीप्लाई करा के फोर्स प्रोड्यूस करा दिया। अब जैसे ही हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो इस जो हमने फोर्स लगाया उसका विरोध करने के लिए, यानी कि या फिर बीम को उसकी इनिशियल स्टेट में साम्यावस्था में लाने के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण प्रोड्यूस हुआ। तो वहां से उसके लिए मैंने क्या, टॉर्क कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे आप चाहे अभी समीशन मत लगाओ, तो ये मैंने टॉर्क कैलकुलेट करा, जो कि कितना आया, वाई आर जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। तो अगर मैं उस टॉर्क का, यानी कि उस छोटे से एलिमेंट का जो मैंने टॉर्क प्रोड्यूस कराया था, उसके बजाय मैं पूरी बीम का देखूं तो मुझे उसका क्या कर देना पड़ेगा, समीशन कर देना पड़ेगा। तो मैंने समीशन कर दिया, फिर वहां से क्या हुआ, जितना टोटल फोर्स उसमें प्रोड्यूस हुआ, बल आघूर्ण प्रोड्यूस हुआ, वही उसका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा। बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट तो ये है ना कि कितना बेंड हुआ, तो प्रत्यानयन बल के बाद जितना उसमें बेंड हुआ वो हमने कैलकुलेट करा, तो उसकी वैल्यू क्या आई, जी इज इक्वल्स टू, वो जो जी था वो उस टोटल टॉर्क के इक्वल है। एक टाइप से आप यूं कह सकते हो कि जी जो है वो डी टो लिख दो, इसके इक्वल है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा ए, जिसको इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल
इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण, इसकी वैल्यू आयताकार अगर रोड ले तो उसके लिए वैल्यू ये है, अगर सर्कुलर लेंगे तो उसके लिए वैल्यू पाई आर की पावर 4/4 है। तो ये जो है अलग अलग ज्योमेट्रीज पे अलग अलग इसकी वैल्यू निकलती है। ज्योमेट्रिकल नाम से पता चल रहा है, तो ज्योमेट्री के चेंज होने से इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर टॉपिक आपके पास एग्जाम में आता है बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग ऑफ बीम क्या वो उसको एक्सप्लेन करो, तो वो यहाँ तक भी सफिशिएंट है। और अगर आप चाहो तो ये वाले 2 फॉर्मूलाज जो हैं उसको यूज करके भी आप निकाल सकते हो। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब इसका एक टॉपिक और रह गया है कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।